हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अगम स्टडी पॉइंट पर। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल कि वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं जावा के अंदर। तो जो मेनली टाइप्स ऑफ वेरिएबल हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है परमिटिव वेरिएबल और सेकंड वन है रेफरेंस वेरिएबल। परमिटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल प्रिमिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल। जैसे इंट क्या है, हमारा परमिटिव डाटा टाइप्स है। ये हमारे हैं डाटा टाइप्स जो कि परमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अगर हम इन डाटा टाइप्स के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल के लिए, तो वो क्या होगा? परमिटिव डाटा टाइप, तो वो होगा परमिटिव वेरिएबल्स। सेकंड वन है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं? जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल, जो कि मेनली एक ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। और फर्दर ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिवाइड है मल्टीपल सब टाइप्स के अंदर। तो इसके सब टाइप्स हैं इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और थर्ड वन है लोकल वेरिएबल। तो हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन तीनों वेरिएबल्स, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल होती है इसकी वैल्यू वेरी करती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उस टाइप के वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये मेथड के आउटसाइड डिक्लेयर होगा और क्लास के अंदर। जब भी हम टेस्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इट विल क्रिएट सेपरेट कॉपी ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल की सेपरेट कॉपी यूज होगी हर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप है वो होगा ऑब्जेक्ट लेवल। मींस जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी इंस्टेंस वेरिएबल यूज होगा, और जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये इंस्टेंस वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो इंस्टेंस वेरिएबल होगा उसे हम डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, बट आउटसाइड मेथड और एनी ब्लॉक। जो इंस्टेंस वेरिएबल है हम उसे मेथड के अंदर, स्टैटिक मेथड के अंदर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसे नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि स्टैटिक एरिया के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एरर आएगा चेंज एक्स टू स्टैटिक। तो इसे एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ स्टैटिक एरिया के अंदर। डायरेक्टली वी कैन नॉट एक्सेस। तो ये हो गया एक्सेस। तो अभी मैं रन करूंगा इसे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कंसोल पे इसकी आउटपुट प्रिंट हो जाएगी जो है 10। पर हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एक इंस्टेंस मेथड के अंदर। अगर इसमें मैं एक इंस्टेंस फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ जिसमें स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज होगा, पब्लिक वॉइड m1, तो मैं इस फंक्शन के अंदर इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट एनी एरर। तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा t1.m1, t1.m1, तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा और सेम आउटपुट 10 प्रिंट होगी कंसोल के ऊपर। तो ये है 10। सो दीज आर द मेन रूल्स ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। अगर हमने अपनी क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू असाइन नहीं की, अगर वैल्यू असाइन नहीं कर रहे तो जेवीएम क्या करेगा? इसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेगा, और इंट डाटा टाइप के लिए डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0। तो अगर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ और वैल्यू असाइन नहीं करता इस वेरिएबल को, तो यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 प्रिंट होगी। तो ये है इंट डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू जो जेवीएम प्रोवाइड करेगा अगर हम इसे इनिशियलाइज नहीं करते इंस्टेंस वेरिएबल को। तो यहाँ मैंने अभी क्या किया, एक क्लास के अंदर 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, टेस्ट t1, t2 और t3, 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। और इस क्लास में मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू असाइन कर दिया 10। तो इससे क्या होगा? 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे और तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर x की वैल्यू 10 हो जाएगी स्टोर्ड। t1 में भी x 10 है, t2 में भी x 10 है, t3 में भी x 10 है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? तो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो 3 बार 10 प्रिंट होगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है? t1 की वैल्यू भी 10 है, t2 की भी 10 है, t3 की भी 10 है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस 10 की t1 की वैल्यू मॉडिफाई करूंगा जो मैंने x को असाइन की थी। इसके लिए मैं अब यहाँ पे कॉल करूंगा t1.x इज इक्वल टू 20।
तो इंस्टांस वेरिएबल में क्या होता है, ईच ऑब्जेक्ट क्या करता है, सेपरेट कॉपी को यूज करता है। तो अब क्या होगा, t1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, और t2 विल बी सेम, इसकी 10 ही रहेगी, और t3 की भी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इंस्टांस वेरिएबल यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, t1 की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू 20, पर जो t2 ऑब्जेक्ट है उसके पास 10 ही स्टोर्ड रहेगा, t3 के पास भी 10 ही स्टोर्ड रहेगा। तो इससे जो इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ t1 ऑब्जेक्ट के x इंस्टेंस पर ही पड़ेगा। तो मैं अब इसे रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो वैल्यू प्रिंट होगी 20 10 10। तो ये था इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल। तो स्टैटिक वेरिएबल हमें कब यूज करना है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू वेरी नहीं करती ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो हमें वहां पे यूज करना है स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर्ड होगा वन टाइम, और जो शेयर होगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए शेयर्ड होगा। जैसे यहाँ पे अभी क्या है, ये था इंस्टांस वेरिएबल x10 x10 x10, तो अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ y, और y को वैल्यू असाइन कर दी 20, और जो y क्या है, कॉमन है तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए। अगर हम इसे स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो ये सबके लिए कॉमनली यूज्ड होगा, ये इस ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में भी शेयर होगा, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन वैल्यू शेयर होगी, तब हमें यूज करना है स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल और यूज करेंगे, इंट y इज इक्वल टू 20, जो कि स्टैटिक होगा, स्टैटिक इंट y इज इक्वल टू 20। तो स्टैटिक इंस्टांस वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, जो कॉमनली शेयर होते हैं सभी ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे ये t1 t2 t3। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो तीनों में इफेक्टेड होगी। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो यहाँ पे t1 की x की वैल्यू होगी 10 और y की 20, t2 में भी सेम ही होगी 10 और 20, 10 और 20। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो आप यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट चेक कर सकते हैं। t1 में x10 है, y20 x10 y20 x10 y20। जैसा कि हमें पता है कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कॉमनली शेयर्ड होता है सभी ऑब्जेक्ट के लिए, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में भी y की वैल्यू चेंज हुई तो वो तीनों ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। तो अभी ऐसे स्टोर्ड है, अगर y में कुछ भी चेंज होगा, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट्स पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं t1 की, t1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 99, t1 डॉट y इज इक्वल टू 188। तो अब क्या होगा, जो x की वैल्यू है इसमें अपडेट हो जाएगी, वो होगी 99, और जो y की वैल्यू प्रिंट होगी वो होगी 188। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो x की वैल्यू है वो अपडेट नहीं होगी, क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल की क्या होती है, सेपरेटली ईच कॉपी यूज होती है हर ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 ही रहेगी, पर y क्या है, स्टैटिक वेरिएबल, ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कॉपी जो है वो कॉमनली शेयर्ड होती है सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर एक में भी कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 188। तो अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या होगा, y की वैल्यू थी वो सब जगह इफेक्टेड हो गई, क्योंकि ये था एक स्टैटिक वेरिएबल जो शेयर्ड होता है ईच ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 188, अगर 20 निकल जाएगा, और यहाँ पे अफेक्टेड होगा 188, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्या है, कॉमनली शेयर्ड होता है फॉर ईच ऑब्जेक्ट। x है इंस्टांस वेरिएबल, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली शेयर्ड होता है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ x1 के t1 ऑब्जेक्ट में ही रिफ्लेक्ट होगी, t2 में सेम रहेगी, t3 में भी सेम ही रहेगी। और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है ये क्रिएट होता है एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। जब हमारे डॉट क्लास क्रिएट होती है तो ये लोड होता है, और डिस्ट्रॉय होगा एट द टाइम ऑफ क्लास अनलोडिंग। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है उसका स्कोप है क्लास लेवल। तो जो स्टैटिक वेरिएबल है हम उसे डायरेक्टली क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं,
बट आउटसाइड ऑफ एनी मेथड्स, ब्लॉक्स और कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। बट अगर सेम क्लास में ही स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। t1.y की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा y से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है। तो यहाँ पे अगर हम t1 भी यूज ना करें ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, तो भी हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये है स्टैटिक वेरिएबल और इसका स्कोप है क्लास लेवल। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्टैटिक वेरिएबल है उसे हम क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं अगर सेम क्लास के अंदर है। स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं करते तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज होगी। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू JVM क्या असाइन करेगा इसको, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि int डाटा टाइप की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो वो क्या होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी इसकी 0, जो कि JVM असाइन करता है इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो इससे हमें पता चलता है कि इफ़ यू परफॉर्मिंग एनी चेंज फॉर इंस्टांस वेरिएबल, these changes won't be reflected for the remaining objects because for every object a separate copy will be created. But if we are performing any changes on the static variable, these changes will be reflected for all objects. तो static वेरिएबल में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो वो सभी ऑब्जेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या है, रूल्स हैं जो कि स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेरेशन टाइम पे यूज करने हैं। इन द केस ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ए सेपरेट कॉपी विल बी क्रिएटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट that we have already discussed each and every point. और थर्ड वन है लोकल वेरिएबल। तो थर्ड वन है लोकल वेरिएबल। तो समटाइम्स क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में हमें कुछ मेथड्स डिक्लेयर करते हैं और उन मेथड्स के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है, तो उस टाइम हम लोकल वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर होंगे किसी मेथड्स के अंदर और ब्लॉक के अंदर या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो लोकल वेरिएबल एग्जीक्यूट कब करेगा, जब वो फंक्शन कॉल होगा और वो एग्जीक्यूट करेगा तभी। तो लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ मेथड लेवल तक ही होगा और उस ब्लॉक लेवल तक ही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे क्योंकि लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो एक मेथड्स के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं। पब्लिक वॉइड m1। तो इस मेथड के अंदर मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा। तो ये क्या हो गया, लोकल वेरिएबल int x। तो अगर मैं इस x को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ तो मैं इसे आउटसाइड ऑफ ब्लॉक एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो सिर्फ इस मेथड के अंदर ही है। तो अगर मैं इस मेथड के अंदर इस वेरिएबल को यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि इसका स्कोप है जो इस वेरिएबल का मेथड लेवल तक ही सीमित है। तो आउटसाइड ऑफ ब्लॉक मैं इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। और लोकल वेरिएबल के साथ कोई भी मॉडिफायर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इसके साथ हम एक ही मॉडिफायर यूज कर सकते हैं जो है फाइनल। अगर फाइनल नहीं यूज करते, इसमें अगर हम प्राइवेट डिक्लेयर कर दें तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कंपाइल टाइम एरर आ गया कि लोकल वेरिएबल को हम प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते। द इलीगल मॉडिफायर है, जो लीगल मॉडिफायर इसके साथ एप्लीकेबल है वो सिर्फ एक फाइनल मॉडिफायर ही हम यूज कर सकते हैं। तो ये है लोकल्स वेरिएबल्स। और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं इनसाइड स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी में। तो ये है, हमने कवर कर लिया आज लोकल वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेर एग्स मेथड्स और मेन मेथड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।